आज सीएमए फाउंडेशन का पहला चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेटा चैप्टर 1 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और इसी के साथ हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का फाउंडेशन तैयार करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इससे पहले कि बेसिक कंसेप्ट्स को समझे, जानना जरूरी है कि इस वर्ड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी वर्ड का मतलब जानने से पहले हम ये देखते हैं कि उस वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है, वो वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ है। तो सबसे पहला है ओरिजिन। ठीक, दैट इज ये वर्ड आया कहां से। So economics word is derived from the Greek word oikonomia. It is derived from the Greek word oikonomia. Oikonomia का मतलब होता है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ओइकोनोमिया को, एक ओइकस और दूसरा नोमोस। कई बुक्स में इसको नेमेन करके भी बोला गया है, मैं ओइकोस और नोमोस लूंगा। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये चल क्या रहा है, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपए और आपके घर में है टोटल 5 मेंबर्स। अब आपका एक घर है, आपकी एक फैमिली है, आपके पास 50,000 रुपए है और उस 50,000 रुपए से आपको उनकी जरूरतों को पूरी करनी है। मुझे एक बात बताइए, क्या उस 50,000 रुपए से सभी लोगों की सभी जरूरतें पूरी की जा सकती है? आपका आंसर होगा नहीं। इसका रीजन ये है बेटा कि आपके पास रुपए जो है, आपके पास पैसा जो है वो लिमिटेड है, जबकि लोगों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से आपको उस 50,000 रुपए को कुछ इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों की मैक्सिमम जरूरतें क्या हो सके, पूरी हो सके। सारी जरूरतें नहीं पूरी हो सकती, इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम जरूरतें पूरी कर सके। इसका मतलब आप अपने घर को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हो। इसका मतलब ये कि आप बहुत छोटे लेवल पे, अगर मैं एक छोटे लेवल की बात करूं, तो आप जिस तरीके से अपने घर को मैनेज करते हो अपनी सैलरी से, उसी प्रकार से जब आप पूरे इकोनॉमी को, पूरे इंडिया को मैनेज करते हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच कंप्राइजेस ऑफ 2 वर्ड्स, ओइकस एंड नोमोस। ओइकस मींस हाउसहोल्ड एंड नोमोस मींस मैनेजमेंट। तो जिस तरीके से आप अपने घर को मैनेज करते हो, उसी तरीके से जब बड़े लेवल पे जब सरकार देश को मैनेज करती है और विश्व मैनेज होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। आइए बात समझ में। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओरिजिनेशन। अब इसका मीनिंग क्या है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीनिंग एंड डेफिनेशन। वो डिफरेंस है क्या। मीनिंग का मतलब होता है कि हम आम भाषा में उसका क्या मतलब समझते हैं, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। जबकि डेफिनेशन जो होता है ना बेटा, डेफिनेशन कुछ ऑथर्स के द्वारा, कुछ महापुरुषों के द्वारा दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में हम उन महापुरुषों को इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। तो यहां पे क्या मीनिंग दिया गया है, इन जनरल हम क्या समझते हैं इकोनॉमिक्स, वो हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है, मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, उसको मैंने यहां पे लिखा है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। पहला वर्ड, इट इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस वर्ड से हमें क्या समझ में आता है, एक है सोशल और दूसरा है साइंस। सोशल का मतलब सोसाइटी। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल। इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों को डील करते हैं, लोगों के बिहेवियर के साथ डील करते हैं, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस। सो यहां पे मीनिंग क्या दिया है, इट इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। पहले ये दो वर्ड का एनालिसिस करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसा सोशल साइंस है
जो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करने का मतलब यह है कि हर एक ह्यूमन बिहेवियर, हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, इसलिए इसे साइंस ना कह के सोशल साइंस कहा गया है। नाउ economics is a social science that deals with the human behavior which explains the economic activities of a man, which deals with या which explains economic activities of men। economic activities का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। economic activities का मतलब any activity that is done with an intention to earn money। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हो विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी, पैसे कमाने के मकसद से जब आप कोई काम करते हो और उसके बदले आपको जब पैसा मिलता है तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसके बदले आप मुझे फीस दे रहे हैं सपोज, तो यहां पे है हमारे बीच में मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं दैट इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आई एम टीचिंग यू इन रिटर्न ऑफ द फीस। वही दूसरी ओर अगर मैं अपनी बहन को पढ़ाता हूं, अपने भाई को पढ़ाता हूं, तो मैं उनसे कोई पैसे नहीं लूंगा, वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है एनी एक्टिविटी दैट इज डन विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी, और अगर आपकी बुक के हिसाब से जाऊं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी। अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी मतलब पैसा कमाना और पैसे को खर्च करना, ये जो एक्टिविटी है वो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, तो यहां पे दोनों चीजें आएंगी, अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी, इट विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या निकलता है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर विच एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ मैन। मतलब इकोनॉमिक्स में हमें स्टडी करना है कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उससे पैसा कमाते, उन एक्टिविटीज से पैसा कमाते और उसे खर्च करते हैं। इसकी स्टडी जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। आई नो आप 11th-12th में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी सीए में फाउंडेशन करना चाहता है तो उसे एकदम बेसिक क्लियर हो। आई होप आपको ओरिजिन और मीनिंग क्लियर होगा। अब यहां पे जो मैंने चार्ट बनाया ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आप ये कीवर्ड्स को याद रखेंगे। ठीक, आप इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, हो गया नोट डाउन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं अपन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में मतलब ये कि हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना किसके बारे में, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, किन चीजों के बारे में हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। आइए देखते हैं। तो आपके बुक में कुछ टर्म्स दिए हैं, पहले हम लोग उसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। In economics, want is something that is desired। अब यहां पे दो वर्ड यूज किया गया है, want और desire। एक्चुअली ये दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 वर्ड्स आपने सुना होगा, एक होता है नीड, दूसरा होता है want और तीसरा होता है डिजायर। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? नीड और वांट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिजायर एक एक्सटेंशन है वांट का। ध्यान से सुनना, अगर मुझे कोई चीज चाहिए जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकता तो वो मेरे लिए नीड है, वो मेरे लिए नेसेसिटी है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नीड। दूसरा होता है वांट। वांट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते। और डिजायर का मतलब होता है चाहत, कोई भी ऐसी चाहत आपके लिए क्या होगी, डिजायर।
अब इसमें दिया क्या हुआ है, इन इकोनॉमिक्स वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड, जिस चीज इकोनॉमिक्स में जिसकी भी आप चाहत रखते हो वो वांट कहलाता है एज पर इकोनॉमिक्स। नीड का मतलब मान लीजिए कि फूड के बिना मैं रह नहीं सकता, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दिस इज नीड। वांट का मतलब होता है जो आपकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाता है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, ये आपकी वांट में आ सकता है। तो इकोनॉमिक्स में डिजायर, जो भी चीज आप डिजायर करोगे, जिसकी भी आप चाहत रखोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, वांट। अब बात करते हैं 3 वर्ड्स की, दैट इज वांट्स, एफर्ट्स एंड सेटिस्फेक्शन। मेरी बात को समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले तो मैं ये जो अभी चार्ट बनाया है इसमें मैं आपको समझा रहा हूं सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, मेरी बात को गौर से सुनो। 3 वर्ड है आपका, वांट्स, एफर्ट्स एंड सेटिस्फेक्शन। वांट का मतलब कोई भी चीज जिसकी आप चाहत रखते हो, दैट इज नोन एज वांट। अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज चाहिए, किसी चीज की आप चाहत रखते हो, तो क्या बिना किसी एफर्ट के वो आपको मिल जाएगी? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो किसी ना किसी पर्पस से करोगे, कुछ ना कुछ वांट होगा आपके लिए, आपके पास, इसीलिए आप उस एक्टिविटी को करोगे। सो कैन आई से दैट वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आपके पास एक पर्पस होगा, किसी चीज की चाहत होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, वांट्स। अब उस वांट के कारण आप कुछ एफर्ट्स लोगे, उस वांट को पूरा करने के लिए, और जब आप एफर्ट लोगे और उस वांट को पूरा कर लोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब ये 3 वर्ड जो हैं यही हमारे सब्जेक्ट मैटर कहलाते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, थोड़े समय बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसी को समझते एक छोटे से एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कि एक पर्सन बहुत ज्यादा भूखा है, इसका मतलब उसको चाहिए होगा क्या, फूड। अब फूड लेने के लिए उसको चाहिए पैसा, और पैसे कमाने के लिए उसे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वर्क। इसका मतलब यहां पे समझना, इफ अ पर्सन इज हंग्री, ही नीड्स फूड, फूड इज द बेसिक नेसेसिटी, नीड, ही नीड्स फूड। फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड ही वॉन्ट मनी, ही वॉन्ट्स मनी, दैट फोर्सेस हिम टू डू सम एक्टिविटी, सम एफर्ट, और वो एफर्ट कहलाएगा क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अगर मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है तो मुझे चाहिए फूड, फूड को पाने के लिए मुझे चाहिए पैसा, पैसे कमाने के लिए मैं कुछ एफर्ट लूंगा, मैं कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करूंगा, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने से मुझे पैसा मिल जाएगा और उसके बाद मैं फूड कंज्यूम कर लूंगा तो मुझे मिलेगी सेटिस्फेक्शन। If a person is hungry, he needs food for which he wants money that forces him to work, and consumption of the food leads to satisfaction. तो यहां पे food is necessity, money is the want, work is the effort which he will take, and consumption of food will lead to satisfaction. तो आई होप आपको ये 3 चीज क्लियर होगा कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कि यहां पे हमें पढ़ना है want, efforts और satisfaction, दैट इज बेसिकली हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया ये हम लोग देखेंगे आगे। इससे पहले कि मैं उसमें जाऊं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द 4 पार्ट्स in which the subject matter of economics has divided. सबसे पहला है कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है एक्सचेंज, और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ मेरी बातों को सुनना, और एक बार मैं खत्म कर दूंगा तब मैं आपको टाइम दूंगा, तब फिर नोट डाउन करना।
ठीक। सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? सो कंजम्पशन इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। अभी अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है, वांट को सेटिस्फाई करना, और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो एफर्ट्स लिया जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट मैटर में कंसिडर करते हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उस एक्टिविटी को हम कंजम्पशन कहते हैं। इसमें जो चीजें आती है वो फाइनल कंजम्पशन की चीजें आती है। मतलब इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन उसे कहा गया है जो आप फाइनल परचेज करते या फाइनल कंजम्पशन के लिए करते हो, उसे हम लोग कंजम्पशन कहते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक घर बनवाया, आपने वो घर बनवाया रहने के लिए, मतलब आप कंजम्पशन कर रहे हो, यू आर यूजिंग द हाउस, यू आर यूजिंग द हाउस फॉर फाइनल कंजम्पशन। वहीं दूसरी ओर अगर आपने वो घर बनवाया रेंट पे देने के लिए, तो अगर आप उसको रेंट पे देने के लिए बनवा रहे हो या रेंट पे उसे दे रहे हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली अगर आप एक कार ले रहे हो चलाने के लिए, खुद के चलाने के लिए, तो वो कहलाएगा हमारा कंजम्पशन। लेकिन अगर आप कार टैक्सी एज अ टैक्सी यूज कर रहे हो, मतलब उसमें आप टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंजम्पशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी एक्टिविटी को कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने के लिए पर्पस ध्यान में रखा जाता है कि किस पर्पस से हम लोग उसको मतलब यूज कर रहे हैं। तो घर रहने के लिए यूज करोगे कंजम्पशन, किराए के लिए दे रहे हो या किराए के लिए यूज कर रहे हो, इट विल बी इन्वेस्टमेंट। टैक्सी आप कार यूज कर रहे हो खुद के चलाने के लिए, कंजम्पशन। अगर आप उसको टैक्सी सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हो, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट। सो इट इंक्लूड्स, मतलब कंजम्पशन इंक्लूड्स फाइनल परचेजेस, मतलब परचेजेस फॉर फाइनल कंजम्पशन, दैट इज हाउस फॉर रेसिडेंस, कार फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वहीं इट एक्सक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, that is house to let out for rent, और car to be used as a taxi। तो ये हमारा कंजम्पशन है। ठीक, आई होप आपको कंजम्पशन क्लियर होगा। दूसरा है हमारा प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे आप इनपुट को आउटपुट में तब्दील करते हो। The process of transforming the inputs into output is known as what? Production। जो भी टर्म्स यहां पे यूज किए हैं वो सिर्फ मीनिंग डिराइव किए हैं। इसके डिटेल में हम जाएंगे जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का अलग से आपको चैप्टर दिया हुआ है, तब मैं डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अभी एग्जांपल दूं तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लीजिए कि कॉटन बॉल से शर्ट बनाया, कॉटन बॉल से कॉटन शर्ट बनाया, तो यहां पे मेरा जो कॉटन बॉल्स है दैट इज इनपुट्स, एंड जो हमारा शर्ट बना है दैट इज आउटपुट। और ये जो प्रोसेस के तहत मैंने कन्वर्ट किया है इनपुट इनटू आउटपुट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट्स into outputs, the process of converting the inputs into output is known as what? Production। ठीक, दूसरा पॉइंट, it is an act of creating the utility। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आप यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लकड़ी आपके पास रखा हुआ है, लकड़ी आपके पास रखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि आप उसे फर्नीचर में कन्वर्ट ना कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चेयर चाहिए बैठने के लिए, लकड़ी का, लकड़ी आपके पास पड़ा हुआ है, वुड आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक के मैं उसमें प्रोसेसिंग ना करूं और उस प्रोसेसिंग से मैं जब तक के उसको चेयर में ट्रांसफॉर्म नहीं करूं, तब तक के वो मुझे कोई यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इट मींस एनी एक्टिविटी डन फॉर द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन।
अब ये जो क्रिएटिंग यूटिलिटी है बेटा, ये 4 अलग अलग टाइप की यूटिलिटी होता है। प्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको कोयले की आवश्यकता है, कोयला जो है वो धरती के अंदर है। जब तक कि आप उसको माइनिंग करके धरती से बाहर नहीं निकालोगे तब तक कि उसका कोई यूज नहीं है। इट विल नॉट प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी। सो द प्रोसेस विच यू हैव डन, द माइनिंग एक्टिविटी विच यू हैव डन टू create the utility, to use it for the consumption, that will be considered as what? Production. तीसरा, अगर मान लीजिए कि जहां पे आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, क्या वहीं पे आप कंज्यूम कर लोगे? नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे आपने गुड्स प्रोड्यूस किया होगा वहीं के वहीं कंजम्पशन नहीं होगा। You will have to take the goods from the place of production to the place of consumption. Therefore, the activity of changing the place will also be considered as production. इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सिमिलरली टाइम गैप को रिड्यूस करने के लिए जो आप वेयर हाउसिंग सर्विसेज यूज करोगे, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। सो एनी एक्ट ऑफ क्रिएटिंग द यूटिलिटी दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा, प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज किए जाने वाली चीजें जो प्रोडक्शन को आसान बनाती है, जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं, उसे ही हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो लैंड का मतलब अर्थ का सरफेस प्लस जितने भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो लैंड के कैटेगरी में आते हैं। लेबर का मतलब होता है जो भी ह्यूमन एफर्ट्स लिया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान, वो सारा एफर्ट लेबर के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है कोई भी मशीनरी या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। और जो पर्सन इन सभी रिसोर्सेस को, इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करता है, कंबाइन करता है और प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, उसे हम कहते हैं क्या? इंटरप्रीनियर। आई होप आपको प्रोडक्शन वर्ड क्लियर होगा। ठीक, अगला है एक्सचेंज। नाउ देयर आर 2 वर्ड्स, दैट इज एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिखने में सेम है, लगता भी सेम है, लेकिन एक्चुअल में मतलब अलग अलग होता है दोनों का। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक? ये मार्कर मैंने आपको दिया, आपसे उसके बदले मैंने आपकी कॉपी ले ली। मैंने मार्कर दिया, आपसे कॉपी ले ली। हमारे बीच में गुड्स का आदान प्रदान हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सचेंज। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि एक्सचेंज का मतलब सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स का ट्रांसफर। नहीं, विद टाइम दिस एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग हैज बीन चेंज्ड एंड यू कैन एक्सचेंज द गुड्स फॉर मनी। इसका मतलब यह हुआ कि एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन फॉर द मनी, विद द मनी और विदाउट द मनी। If you are transferring the goods without the money, then it will be considered as barter exchange. And if you are transferring the goods for the money, then it will be considered as modern exchange, because in modern times we do not exchange the goods and services for goods and services. We mainly exchange the goods and services for money. I hope आपको exchange word भी clear होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए। लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से जो भी आपको पैसा मिला है, उस पैसे को आप जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। So distribution refers to the sharing of income among the factors of production. Now these are the factors of production. Land, labor, capital and entrepreneurship are the factors of production. जब आप कमाई गई इनकम को इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांटोगे, तो शेयर करोगे, उसे हम कहते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन।
फॉर एग्जाम्पल, लैंड ओनर विल गेट रेंट, लेबर विल गेट wages and salaries, capital owner will get interest, and entrepreneur will get profit for the rewards. So basically the factors of production are land, labor, capital and entrepreneurship, for which they will get rent, wages, interest and profit, and they are considered, the activity is considered as what? Distribution. आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक और टॉपिक बचा है, दैट इज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम उसमें जाएंगे। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, आज का अंतिम टॉपिक, ठीक, लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर इज मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिफरेंस है समझना। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब हम लोग शेयर और नेशनल इनकम में हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितना प्राइस होगा हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। इसका मतलब यह है कि यहां पे हम डिटरमाइन करते हैं पर यूनिट प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि पर यूनिट रेंट कितना मिलेगा, पर यूनिट वेजेस कितना मिलेगा, या पर यूनिट हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पर यूनिट हमारा प्रॉफिट कितना होगा। मतलब इट रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइस होगा, कितना चार्ज किया जाएगा उनके द्वारा। दूसरा, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग पर यूनिट प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा डिटरमाइनिंग पर यूनिट प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इसे हम कहते हैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। अब माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो उसे डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग ऑथर, अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने अलग अलग थ्योरी दी है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट को डिटरमाइन करने के लिए रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट दिया है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट दिया गया है, वेजेस थ्योरीज दिए हैं, इंटरेस्ट थ्योरीज दिए हैं। हालांकि ये सारी थ्योरीज आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये बताया गया है कि इन थ्योरीज की मदद से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, दूसरा है मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो हमारा टोटल नेशनल इनकम है उसे किस प्रकार से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो इट रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशनल इनकम अमंग टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इससे हमें यह पता चलता है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन से हमें यह पता चलता है कि जो हमारी टोटल नेशनल इनकम है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं हुई है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, क्या चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समान है? क्या चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो प्राइस मिलता है वो एक जैसा है? क्या उनका स्टेटस एक जैसा है? नहीं। इसका मतलब यहां पे टोटल नेशनल आउटपुट में या टोटल नेशनल इनकम में हमारे हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्रपोर्शन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वेदर इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, ये हमें मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली और इवनली और नॉट। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ, ये मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है। इसका एग्जांपल है एम्प्लॉयमेंट, इनकम, फॉरेन ट्रेड। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ा होगा ये सारी चीजें, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन ट्रेड। ठीक, तो ये सारी चीजें मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। ठीक, 7000129951। ठीक, आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक,
आई होप आपको ये समझ में आएगा। मुझे पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी मैं नोट्स लिखवा रहा हूं बोर्ड में, वो चार्ट फॉर्म में आप जरूर बनाएं। किसी भी प्रकार से इसमें छेड़छाड़ मत करना कि हम सर हमें चार्ट नहीं जमता है, हम चार्ट के बदले सेंटेंस फॉर्म में या पैराग्राफ फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे। नहीं बेटा, चार्ट बनवाने का पर्पस ही ये है कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। ठीक, फर्स्ट टाइम अगर आप चार्ट का यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आपके हैबिट में आ जाएगा। धन्यवाद।